फिशोलॉजी में थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा स्टोरी की तरह सुनना है, बहुत अच्छे से फिर प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, अब हमें पढ़ना है अपना सेकेंड टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी हमें दो फेजेस में पढ़ना है। एक हमें कॉलोनियल पीरियड का पढ़ना है कि उस टाइम पर क्या इम्पैक्ट था लैंड रिफॉर्म्स का, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे एग्रेरियन सोसाइटी पर। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। तो इतना सब कुछ लिखा है तो डरना नहीं है कि इतना सब कुछ याद करना है, बस दो टर्म्स याद करने हैं। कॉलोनियल पीरियड में लैंड रिफॉर्म की शक्ल में दो चीज़ें आई थी। एक आया था हमारा ज़मींदारी सिस्टम, ठीक, ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, हमारे ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो गोरे थे, ठीक, ब्रिटिशर्स थे। अब वहाँ पे फार्मर्स भी थे, हम एग्रेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो फार्मर्स तो आएंगे ही। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, एक मिडिल मैन लेकर आए थे, एक ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने क्या करा था कि बीच में हम एक इंटरमीडिएट क्लास को रखेंगे जो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर वो हमें पे करेगा, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने इतना करा ज़मींदारी सिस्टम में। लेकिन ज़मींदारी सिस्टम में हुआ क्या, ज़मींदारी सिस्टम में ये हुआ कि ये जो मिडिल मैन थे, जो ज़मींदार थे, फार्मर्स से ब्रिटिशर्स ने बोला था कि फार्मर्स से आपको 50% टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक। आपने 100 kg वीट करा है या राइस करा है तो आप 50 kg ब्रिटिशर्स को पे करोगे एज टैक्स। अब ये ज़मींदार क्या करते थे, फार्मर्स से बोलते थे कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हमें 70 kg दो, 75 kg हमें पे करना है ऊपर, ठीक। तो फार्मर्स क्या करते थे, 75 kg इन्हें देते थे, ज़मींदार फिर 50 kg ब्रिटिशर्स को दे देते, 25 kg अपने पास रख लेते थे। तो उससे क्या होता था, फार्मर्स के पास सिर्फ 25 kg या 20 kg बचता था। अब उनको वो पूरे साल खाना भी होता था, ठीक है, अपने यूज़ के लिए भी रखना होता था, थोड़ा बहुत बेचना भी होता था क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता था दोबारा से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए। चाहिए ना पैसा, आप एक बार में ही सारा ख़त्म कर दोगे फिर आगे बिज़नेस कैसे बढ़ाओगे। मैं अपना बिज़नेस खोल रही हूँ, मैंने वॉच का बिज़नेस डाला, अब मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये का बिज़नेस नहीं हो पाएगा, सॉरी, 1 लाख रुपए थे, मैंने वॉच में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ से मेरे जो भी सेल्स आए वो मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, ब्रांडेड कपड़े लेने शुरू कर दिए, ठीक है, वॉचेस लेना शुरू कर दिया, वो जो भी प्रॉफिट आया वो मैंने सब ख़त्म कर दिया। तो अब मैं अपना जो बिज़नेस था आगे कैसे बढ़ाऊँगी, और फिर तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। 1 लाख में 100 घड़ी बनी थी, ठीक है, और 100 बिक गई और प्रॉफिट भी मैं खाकर बैठ गई। अब मैं आगे की जो मेरे मतलब जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हमें वॉच चाहिए, मैं बना के ही नहीं दे पा रही हूँ। तो इसी तरह से क्या हो रहा था, फार्मर्स भी अपना 70 to 75 kg पे कर देते थे टैक्स के फॉर्म में, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, इसलिए उनकी कंडीशंस क्या होने लगी, बहुत डिग्रेड होने लगी। उस रीजन से जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी, फार्मर्स के ऊपर बर्डन फील होने लगा, और आगे भी हम पढ़ेंगे कि उसके इम्पैक्ट के साथ साथ फिर वो सुसाइड रेट बढ़ने लगा फार्मर्स में, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ज़मींदारी सिस्टम पढ़ना है। तो ज़मींदारी सिस्टम में आपको बस यही याद रखना है, फार्मर होते थे, फार्मर टैक्स पे करते थे ज़मींदार को, और ज़मींदार जो टैक्स पे करते थे वो ब्रिटिशर्स को कर देते थे, और उसमें से बहुत सारा पोर्शन वो खुद खा लेते थे करप्शन के थ्रू, ठीक। सेकेंड फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ कॉलोनियल पीरियड में, तो सेकेंड हमारा था रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम में क्या करा, ब्रिटिशर्स ने मिडिल मैन को हटा दिया, ज़मींदार को बीच में से हटा दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ज़मींदार बीच में से पैसे या जो उनका टैक्स है वो खा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, डायरेक्ट पेजेंट से या फार्मर से बोला कि आप डायरेक्ट टैक्स हमें पे करो, तो उससे क्या होगा, 50 हमारे पास आएगा, 50 आपके पास रहेगा, ठीक। तो आपको ज़मींदारी सिस्टम ऐसे याद रखना है कि उसमें 3 लेयर्स होती थी, फार्मर फिर टैक्स देते थे ज़मींदार को, ज़मींदार ब्रिटिशर्स को देते थे। वहीं रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने मिडिल मैन को हटा दिया और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा, डायरेक्ट टैक्स पे होने लगा था, ठीक। इतना हमने कॉलोनियल पीरियड में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, कि ब्रिटिशर्स तो चले गए थे लेकिन एग्रेरियन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी तो हमारी यहीं रही थी ना, वो अपने साथ थोड़ी लेके जाते। तो उसमें क्या हुआ था, अब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो तो हो रही थी, तो उसमें भी फार्मर्स के साथ क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस
करनी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए थे, अब उनके ऊपर कोई अथॉरिटी वैसी नहीं थी, या जो जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो उससे रिलेटेड उनके ऊपर काम करा जा रहा था, उनके वेलफेयर के ऊपर काम करा जा रहा था, तो वो सारी बहुत सी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे, जिसको हम बात करेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हमारे एग्रेरियन सोसाइटी पे। तो सबसे पहले क्या था हमारा, अबोलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। बातें नहीं करनी है, सुनना है, ठीक है, या अगर बोलना है तो धीरे धीरे बोलना है, क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो फिर बच्चों को नहीं लगना चाहिए ना कि मैम का कहीं और एंगेजमेंट हो रहा है, मैं इधर भी बात सुन लूँ फिर उधर भी सुन लूँ। फिर जो बच्चे हमें फ़ोन पे या लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो बोलेंगे इनका ध्यान किधर है, पढ़ा ही नहीं रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, अबोलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। जो अभी हमने पढ़ा, ज़मींदारी से क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, फार्मर्स की लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया, ठीक, क्योंकि वो दिख रहा था ना कि जहाँ जहाँ ज़मींदारी सिस्टम लगाया गया था वहाँ का जो कंडीशन फार्मर्स का था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी। फिर सेकंड हमारा क्या आया था लैंड रिफॉर्म में, टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट। इसमें क्या करा गया था, रेगुलेशन लेकर आए थे, किस लिए, टू रेगुलेट रेंट्स टू द टेनेंट्स, ठीक है, टू गिव देम सिक्योरिटी। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक। और थर्ड इम्पैक्ट हमारा क्या आया था, थर्ड इम्पैक्ट हमारा लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। लैंड सीलिंग एक्ट में हमारा क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो तीनों लैंड रिफॉर्म्स है ना, आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखने हैं कि सबसे पहले क्या था, एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी था, सेकंड हमारा एबोल्यूशन टेनेंसी एंड रेगुलेशन एक्ट था, और थर्ड हमारा क्या था, लैंड सीलिंग एक्ट था। लैंड सीलिंग एक्ट में क्या था, एक जो अमाउंट था, अमाउंट ऑफ लैंड था, ठीक है, अमाउंट ऑफ लैंड था, वो लिमिट कर दिया गया था। किस तरह से कि एक फैमिली में सिर्फ इतना पर्टिकुलर अमाउंट लैंड ही आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो लैंड सीलिंग एक्ट में जैसे क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे कि एक फैमिली है तो उसके 10 प्लॉट हैं, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रही है, और 1-2 फैमिली या 1-2 ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमारे एससी और एसटीज़ थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ वहाँ जाके काम करते थे और वहाँ पर भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, ठीक। तो इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे क्या बात होगी, लूप होल्स इन द लॉ। वही बात होती है, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जुगाड़ियाँ हैं, हर चीज़ में जुगाड़ बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों से मतलब जो एग्रेरियन सोसाइटी के लोग थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग थी या जो डोमिनेटिंग ग्रुप्स थे, क्या करते थे, पहले बता दिया कि एक फैमिली सिर्फ एक प्लॉट लेगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना शुरू करा लोगों ने, पहले अपने मेल मेंबर ने अपने नाम से एक प्लॉट ख़रीद लिया, फिर अपनी वाइफ के नाम से उसने ले लिया कि एक तो बीवी का प्लॉट होना चाहिए, फिर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के नाम से ले लिया, दूसरे बच्चे के नाम से ले लिया। तो इससे उन्होंने क्या करा, जो लैंड सीलिंग एक्ट था, जहाँ पे उन्होंने जो लिमिट था उसको सेट कर दिया था, वहाँ से इन्होंने ये लूप होल निकाला। और मान लो अगर डिवोर्स हो गया बीवी के साथ, तो भी वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। क्यों, अगर मेंशन कर देंगे तो जो बीवी के नाम ज़मीन ली थी वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो इतना ही था हमारे दोनों टॉपिक्स जो अभी हमने पढ़े। हमने एग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझा, उसमें डोमिनेटिंग ग्रुप्स पढ़े कि किस तरह से एक रीजन में एक डोमिनेटिंग ग्रुप होता है जिसके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक। उसके बाद फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स इम्पैक्ट पढ़े, जो हमने कॉलोनियल पीरियड में पढ़े। तो 2 थे ब्रिटिशर्स के टाइम, ज़मींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम। और जब हमने इन इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़े तो हमने वहाँ 3 पढ़े, जो कि हमारा क्या थे, एबोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी, एबोल्यूशन टेनेंसी एंड रेगुलेशन एक्ट, और थर्ड हमारा था लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। अब यही मैंने कुछ जल्दी से क्वेश्चंस डाले हुए, सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन ए, लैंड इज अ वे ऑफ लाइफ। यस, ट्रू, हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अब इसका रीजन हम देखेंगे। मैनी ऑफ आर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न्स कैन बी ट्रेस टू आर एग्रेरियन बैकग्राउंड्स। ये भी अभी हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जो विलेजर्स और जो एग्रेरियन सोसाइटी के लोग होते हैं उनका क्या होता है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो भी ये अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, हार्वेस्टिंग, इससे रिलेटेड ही करते हैं, इनके जो भी कल्चरल ट्रेड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से ये भी ट्रू है और इसका जो आर है, रीज़न है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है,
ए हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पोंगल, बिहू, युगाड़ी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटिंग एज, अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जब हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, सीजन एंड होता है, क्रॉप कल्टीवेशन जब उनकी ख़त्म होती है और न्यू सीजन शुरू करना होता है, न्यू क्रॉप कल्टीवेट उन्हें करनी होती है, तो वो फिर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, एज न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आपको हार्वेस्टिंग सीजन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है बट न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो रहा होता है इसलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, which of following are true about transformation in rural society after independence, ठीक है। रूरल सोसाइटी में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमें यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इंक्रीज एज कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव, यस ट्रू, ठीक है, कल्टीवेशन बहुत बड़ा। चेंज इन द मोड ऑफ पेमेंट, हाँ पेमेंट में भी चेंजेस आए, पहले क्या होता था, काइंड टू कैश, ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे फूड ग्रेन्स कल्टीवेट हुआ है तो फूड ग्रेन्स दे दिया आपको, कोई वेजिटेबल है तो वेजिटेबल दे दिया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, कैश देने लगे थे जो फार्मर्स होते थे, जो लेबरर्स होते थे, उन लोगों को। राइज इन द फ्री वेज लेबर क्लास, ये भी हुआ था, है ना, बॉन्डेड लेबर ख़त्म होना शुरू हो गया था, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल सोसाइटी इज़, ये अभी मैंने आपको 4 से 5 बार ये वाला सेंटेंस तो मार ही दिया है कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्या है एग्रेरियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लैंड है ना, जिसमें से एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हलपति सिस्टम इन गुजरात एंड जीता सिस्टम ऑफ कर्नाटका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी अभी हमने पढ़ा था, कर्नाटका में और गुजरात में हलपति सिस्टम और हमारा जो जीता सिस्टम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉन्डेड लेबर को। तो यहाँ से सवाल आपसे सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा कि बताइए जीता सिस्टम कर्नाटका में था और हलपति सिस्टम गुजरात में था तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है बॉन्डेड लेबर कर रहा है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं, बताइए बॉन्डेड लेबर कर्नाटका में कौन सा सिस्टम था, तो हलपति भी डाल देंगे, जीता भी डाल देंगे और पपीता भी डाल देंगे, कुछ भी, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटका का जीता है और गुजरात का हलपति सिस्टम है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो